इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम विलियम बर्नस्टीन की किताब द 4 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टिंग इसके कुछ खास हिस्सों पर गौर कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बर्नस्टीन पहले एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, है ना, बाद में फाइनेंस की दुनिया में आए और उनका मानना था कि कई डॉक्टर अच्छे निवेशक इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो फाइनेंस को मेडिसिन की तरह, मतलब सबूतों और रिसर्च पर आधारित विज्ञान नहीं मानते हैं। तो आज हम क्या समझने वाले हैं? हमारा मकसद है बर्नस्टीन के बताए निवेश के उन 4 स्तंभों को समझना। एक सफल पोर्टफोलियो बनाने की नींव है ये उन सब के लिए है जो निवेश को गहराई से, पर हाँ, बिना ज्यादा उलझे समझना चाहते हैं। बर्नस्टीन ने ये किताब जानबूझकर सरल भाषा में किस्सों के साथ लिखी है ताकि ये दिलचस्प लगे और इसमें गणित भी कम से कम हो। तो चलिए इस सोच को खोलते हैं। पहला स्तंभ है सिद्धांत, थ्योरी। इसका मूल विचार तो काफी सीधा लगता है। जोखिम और रिटर्न का चोली दामन का साथ है। ज्यादा रिटर्न कमाने की उम्मीद है तो ज्यादा जोखिम झेलने के लिए तैयार रहना होगा। बर्नस्टीन की एक बात मुझे काफी मजेदार लगी। वो कहते हैं कि अगर कोई ब्रोकर आपको बताता है कि फलाना स्टॉक रॉकेट बनने वाला है तो वो असल में आपकी समझदारी पर सवाल उठा रहा है। सोचिए ना, अगर उसे सच में पता होता तो क्या वो आपको बताता या अपनी माँ को? वो तो खूब नौकरी छोड़कर कहीं से कर्ज लेकर सारा पैसा उसी स्टॉक में लगाता और किसी बीच पर आराम कर रहा होता। हाँ, ये बात बिल्कुल पते की है। सिद्धांत वाले स्तंभ में कुछ बुनियादी बातें समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। पहली तो जैसा आपने कहा, रिस्क और रिटर्न का संबंध। दूसरी है डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण। अच्छा। ये निवेश की दुनिया में शायद सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना। हाँ, ये तो सुना है। बिल्कुल। और तीसरा अहम सिद्धांत है पोर्टफोलियो बिहेवियर, मतलब आपके पूरे पोर्टफोलियो का व्यवहार। अच्छा। अक्सर निवेशक क्या करते हैं, किसी एक शेयर या बॉन्ड के उतार चढ़ाव पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन मायने रखता है आपके सभी निवेशों का मिला-जुला प्रदर्शन। और मजे की बात यह है कि एक पोर्टफोलियो का कुल जोखिम उसके अलग-अलग हिस्सों के जोखिम के जोड़ से कम हो सकता है। अच्छा, ये कैसे? इसी को तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहते हैं और इसका फायदा उठाया जा सकता है। आपने जोखिम की बात की, इसे ठीक से परिभाषित कैसे करें? क्या ये सिर्फ शेयर का दाम नीचे जाना है या कुछ और भी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो जोखिम का मतलब है स्थायी रूप से अपना पैसा खोने की संभावना, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। सिर्फ दाम का घटना बढ़ना मतलब वॉलेटिलिटी, वो अपने आप में जोखिम नहीं है जब तक आप घबरा कर बेच ना दें। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण देखें तो वेनिस के पुराने प्रेस्टिटी बॉन्ड्स थे। प्रेस्टिटी बॉन्ड्स? हाँ, ये अनिवार्य सरकारी ऋण थे और उनकी कीमतें उस समय की अस्थिर आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य स्थितियों के साथ बहुत घटती बढ़ती थी। मतलब अगर हालात बिगड़े तो निवेशक अपना मूलधन भी खो सकते थे। ये था असली जोखिम। समझ गया। अब ऐतिहासिक रिटर्न की बात करें तो अक्सर सुनने में आता है कि स्टॉक्स ने लंबे समय में बॉन्ड से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। किताब में शायद एक चार्ट भी है जो दिखाता है कि कैसे $1 लाखों डॉलर बन गया, कुछ ऐसा। हाँ, वो फिगर 11 वाला चार्ट काफी मशहूर है और वो दिखाता है कि कैसे सैद्धांतिक रूप से $1 करीब 200 सालों में $23 मिलियन बन सकता है। लेकिन यहीं पर बर्नस्टीन हमें जमीन पर लाते हैं। अच्छा। वो सर्वाइवरशिप बायस की बात करते हैं। सर्वाइवरशिप बायस मतलब जीवित बचे रहने का पूर्वाग्रह। हम अक्सर सिर्फ सफल बाजारों जैसे अमेरिकी बाजार के आंकड़े देखते हैं और उन देशों के बाजारों को भूल जाते हैं जो तबाह हो गए। अरे हाँ, क्रांति या युद्ध के कारण। बिल्कुल। दूसरी बात, वो $23 मिलियन का आंकड़ा टैक्स, ब्रोकरेज कमीशन और दूसरे नियमित खर्चों को नजरअंदाज करता है। असल रिटर्न इससे कहीं कहीं कम होता है। तो ये आंकड़ा एक तरह से समझे तो मिथक ही है, असलियत से काफी दूर। अच्छा, तो ये $1 का $23 मिलियन बनना असल में एक मिथक है। ये तो चौंकाने वाली बात है। तो फिर किसी निवेश का सही मूल्य कैसे आंकें? उसका कोई तरीका है? यहीं पर डिस्काउंटेड डिविडेंड मॉडल यानी DDM का कॉन्सेप्ट आता है। DDM? हाँ, सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है पर इसका मूल विचार बड़ा सरल है। किसी भी स्टॉक या बॉन्ड का आज का मूल्य उसके भविष्य में मिलने वाली कुल आय यानी डिविडेंड या ब्याज की आज की कीमत के बराबर है। इसे ऐसे समझें जैसे किसी फल के बाग की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि भविष्य में उससे कितने फल मिलेंगे, या किसी सोने की खदान की कीमत इस बात पर कि उससे कितना सोना निकलेगा। इविंग फिशर ने यही सोने की खदान का उदाहरण दिया था
और इस मूल्यांकन में डिस्काउंट रेट यानी डीआर, छूट दर, इसकी भूमिका बहुत अहम है। डिस्काउंट रेट? हाँ, सवाल उठता है कि भविष्य में मिलने वाला पैसा आज मिलने वाले पैसे से कम मूल्यवान क्यों होता है? हाँ, ये तो है। क्यों? देखिए, इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, हम इंसानों को आज उपभोग करना ज्यादा पसंद है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। दूसरा, महंगाई का डर, जो भविष्य के पैसे की खरीदने की शक्ति कम कर देता है। और तीसरा, भविष्य की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। सोचिए, आपको आज पेरिस घूमने का मौका मिले या 10 साल बाद। आज ही जाना चाहूंगा। कौन इंतजार करे? बिल्कुल, ज्यादातर लोग आज चुनेंगे, क्योंकि 10 साल बाद क्या होगा कौन जानता है। तो इसका मतलब हुआ, भविष्य जितना अनिश्चित या जोखिम भरा होगा, डिस्काउंट रेट उतना ही ज्यादा होगा। सही पकड़ा आपने। और डिस्काउंट रेट ज्यादा होने से भविष्य की कमाई का आज का मूल्य कम हो जाएगा। बिल्कुल, जोखिम ही डिस्काउंट रेट को तय करने वाला सबसे बड़ा कारक है। अगर किसी कंपनी के भविष्य के मुनाफे बहुत अनिश्चित लगते हैं, तो निवेशक उसके भविष्य के डिविडेंड के लिए आज कम कीमत देने को तैयार होंगे। मतलब वो ऊंचे डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करेंगे। संक्षेप में, गॉर्डन इक्वेशन हमें बताता है कि लंबे समय में बाजार का कुल रिटर्न यानी मार्केट रिटर्न लगभग डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड की ग्रोथ रेट के जोड़ के बराबर होता है। अच्छा, यील्ड प्लस ग्रोथ। हाँ, ये लंबी अवधि का अनुमान लगाने में मददगार है, लेकिन छोटी अवधि के उतार चढ़ाव नहीं बताता। वो ज्यादातर सट्टेबाजी मतलब स्पेक्यूलेशन से प्रेरित होते हैं। जॉन बोगल इसी को फंडामेंटल रिटर्न और स्पेक्यूलेटिव रिटर्न में बांटते हैं। फंडामेंटल हुआ यील्ड और ग्रोथ, स्पेक्यूलेटिव हुआ पीई मल्टीपल में बदलाव मतलब बाजार की भावनाएं। ये बात तो काफी काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब सहज ज्ञान के बिल्कुल विपरीत। हम तो आमतौर पर सोचते हैं कि जिस चीज ने हाल में अच्छा प्रदर्शन किया है वो आगे भी अच्छा ही करेगी। हाँ, और यही इस स्तंभ की मतलब सिद्धांत की मुख्य सीख है। ज्यादातर निवेशक भावनात्मक रूप से ये स्वीकार नहीं कर पाते कि ऊंची पिछली रिटर्न का मतलब अक्सर भविष्य में कम रिटर्न होता है। क्यों? क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी होती हैं। बर्नस्टीन टमाटर का मजेदार उदाहरण देते हैं। जब टमाटर सस्ते होते हैं हम ज्यादा खरीदते हैं, जब महंगे होते हैं तो कम। हाँ, ये तो है। लेकिन स्टॉक्स के साथ हम अक्सर उल्टा करते हैं। जब कीमतें आसमान छू रही होती हैं, तब हम और खरीदना चाहते हैं, भीड़ के साथ। सही कहा। इसलिए पिछले प्रदर्शन के पीछे भागना नासमझी है। सिद्धांत हमें लंबी अवधि का सोचने और भावनाओं से बचने की सलाह देता है। सिद्धांत तो हम एक तार्किक आधार देते हैं, एक लॉजिकल बेस। लेकिन जैसा आपने कहा, बाजार सिर्फ तर्क से नहीं चलता। असल दुनिया में क्या होता है, ये समझने के लिए शायद हमें इतिहास की ओर देखना होगा। यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है, इतिहास, हिस्ट्री। फाइनेंस की दुनिया में पीछे मुड़कर देखना इतना जरूरी क्यों है? बिल्कुल, बर्नस्टीन जोर देकर कहते हैं कि फाइनेंस कोई फिजिक्स जैसा हार्ड साइंस नहीं है। ये एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस। मशीनें या अणु तो हमेशा एक जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन इंसान और बाजार बदलते हैं। फिर भी इतिहास महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानवीय भावनाएं, लालच और डर, उत्साह और निराशा, ये बार बार दोहराई जाती हैं, पैटर्न होते हैं। अच्छा, इतिहास हमें सिखाता है कि जोखिम कैसा दिख सकता है। बाजार कब हद से ज्यादा आशावादी मतलब यूफोरिक या निराशावादी डिप्रेस्ड हो जाता है, और इन स्थितियों को कैसे पहचाना जा सकता है। इतिहास हमें कुछ लंबे पैटर्न भी दिखाता है, जैसे ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट्स। सदियों से जैसे जैसे समाज ज्यादा स्थिर और सुरक्षित हुए, लंबी अवधि की ब्याज दरें कम होती गईं। रोमन साम्राज्य के शुरुआती दिनों में ये लगभग 4% थी, और वो भी सोने पर आधारित, मतलब महंगाई रहित रियल रिटर्न। 4% रियल रिटर्न, कमाल है। और इतिहास का सबसे नाटकीय पहलू शायद बाजार के बुलबुले हैं, बबल्स। वो कैसे बनते हैं? क्या कोई तयशुदा रेसिपी है इनकी? हाँ, हाइमन मिन्स्की के काम के आधार पर बर्नस्टीन कुछ शर्तें बताते हैं। अक्सर इसकी शुरुआत किसी बड़ी तकनीकी या वित्तीय क्रांति से होती है, जैसे इंटरनेट या कोई नई तरह की क्रेडिट। फिर आसान कर्ज, इजी क्रेडिट या लिक्विडिटी इसे हवा देता है। पैसा आसानी से मिलने लगता है। हाँ, एक और जरूरी चीज है पिछले बुलबुले की याददाश्त का धुंधला पड़ जाना। इसमें आमतौर पर एक पीढ़ी मतलब करीब 20-25 साल लग जाती है, और अंत में निवेशक पारंपरिक मूल्यांकन के तरीकों को, जैसे पीई रेशियो वगैरह,
ये कहकर खारिज कर देते हैं कि इस बार हालात अलग है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। दिस टाइम इज डिफरेंट, ये लाइन तो बहुत सुनी है। और बहुत महंगी पड़ती है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। 1720 का साउथ सी बबल सोचिए। हाँ, सुना उसके बारे में। जहां सरकारी कर्ज को एक कंपनी के शेयरों में बदलने की योजना थी और लोगों ने पागलों की तरह सट्टा लगाया। या 1840 के दशक की रेलवे मेनिया ब्रिटेन में। रेलवे मेनिया? हाँ, रेलवे के आविष्कार ने इतना उत्साह जगाया कि लोगों ने उन लाइनों में भी पैसा लगा दिया जो कहीं से कहीं तक नहीं जाती थी। अरे बाप रे। और नए नए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स जैसे गोल्डमैन सैक्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेट, जो खुद बहुत ज्यादा लीवरेज्ड थे, उन्होंने बाजार को खूब चढ़ाया। 1960 के दशक में स्पेस रेस से प्रेरित इलेक्ट्रॉनिक्स या ट्रॉनिक्स कंपनियों का बूम, फिर बड़े बेडॉल समूह कॉन्ग्लोमरेट्स बनाने का उन्माद, और सबसे ताजा उदाहरण तो हम में से कई ने देखा होगा 1990 के दशक के अंत का .com बबल। हाँ, .com बबल। जब बिना कमाए वाली इंटरनेट कंपनियों जैसे इंटरनेट कैपिटल ग्रुप की कीमतें आसमान छू रही थीं। ये पैटर्न तो डराने वाला है। ऐसा लगता है कि हर पीढ़ी को ये इस बार अलग है का बुखार चढ़ी जाता है। ये शायद हमारे तीसरे स्तंभ यानी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी से भी जुड़ता है। निश्चित रूप से इतिहास और मनोविज्ञान साथ साथ चलते हैं, लेकिन बुलबुले के बाद बाजार का दूसरा पहलू भी आता है, गिरावट और तल, बस्ट्स और बॉटम्स। इतिहास हमें ये भी सिखाता है। जैसे 1979 में अमेरिका की मशहूर पत्रिका बिजनेस वीक का कवर था द डेथ ऑफ इक्विटीज, शेयरों की मौत। हाँ, उस समय महंगाई चरम पर थी, स्टॉक मार्केट कई सालों से गिरा हुआ था। सोना, हीरे, कलाकृतियां, रियल एस्टेट, ये सब असली निवेश माने जा रहे थे, शेयर नहीं। और विडम्बना देखिए, सिर्फ वही बुजुर्ग निवेशक जिन्हें 1950-60 के दशक के मूल्यांकन याद थे, समझ पा रहे थे कि शेयर असल में कितने सस्ते हो चुके हैं। या फिर महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम का उदाहरण लें। 1932 में महामंदी की गहराइयों में, ग्रेट डिप्रेशन, हाँ, जब अमेरिकी शेयरों का औसत डिविडेंड यील्ड 10% के करीब था और कीमतें कंपनियों की बुक वैल्यू से भी कम थी, तब ग्राहम ने लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी। उस माहौल में, हाँ, उस माहौल में ये किसी पागलपन से कम नहीं लगता था, लेकिन वो बुनियादी मूल्यों को देख रहे थे। तो इतिहास का सबक सिर्फ कहानियां सुनना नहीं है, बल्कि पैटर्न पहचानना और मानवीय भावनाओं के चरम को समझना है, एक्सट्रीम्स को। हाँ, मुख्य सीख यही है कि बाजार में चक्र चलते रहते हैं, साइकिल्स, उत्साह और निराशा के दौर आते जाते रहते हैं, और यह सोचना कि इस बार अलग है, इतिहास का सबसे महंगा सबक साबित हो सकता है। इतिहास हमें विनम्रता सिखाता है और हमें याद दिलाता है कि आज जो सच लग रहा है, कल वो बेवकूफी साबित हो सकता है। इतिहास हमें दिखाता है कि हम बार बार एक जैसी गलतियां करते हैं, खासकर भावनाओं में बहकर। यह हमें सीधे तीसरे स्तंभ पर लाता है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ऐसा लगता है कि निवेश में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं। ये काफी हद तक सच है। बिहेवियरल फाइनेंस का पूरा क्षेत्र इसी बात का अध्ययन करता है कि हमारे सोचने के तरीके, हमारे कॉग्निटिव बायसेस और हमारी भावनाएं कैसे हमें तर्कसंगत निवेश निर्णय लेने से रोकती हैं। बर्नस्टीन कई आम मनोवैज्ञानिक गलतियों की बात करते हैं। जैसे कि पहली है ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। अच्छा, ये मानना कि हम बाजार से बेहतर स्टॉक चुन सकते हैं या बाजार के उतार चढ़ाव का सही समय अंदाजा लगा सकते हैं, मार्केट टाइमिंग। अल्फ्रेड काउल्स ने 1930s के दशक में ही एक स्टडी में दिखाया था कि पेशेवर सलाहकारों और न्यूज़लेटर्स की भविष्यवाणियां भी संयोग से बेहतर नहीं थीं। ज्यादातर सफलता भाग्य का नतीजा थी, स्किल का नहीं। आज भी बड़े बड़े मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट भरोसे के साथ नहीं बता सकते कि बाजार अगले हफ्ते या महीने कहाँ होगा। यानी गुरु पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। और भीड़ के साथ चलने का क्या, जो सब कर रहे हैं वही करना, वो है हर्ड बिहेवियर, झुंड मानसिकता। हाँ, हर्ड बिहेवियर। जब सब खरीद रहे हो तो खरीदना, जब सब बेच रहे हो तो बेचना। सामाजिक रूप से ये सुरक्षित लगता है ना? लेकिन निवेश में ये अक्सर आपको चोटी पर खरीदवाता है और तल पर बिकवाता है। ठीक उल्टा जो करना चाहिए। ये सीधे तौर पर बुलबुले बनाने में मदद करता है। फिर है रीसेंसी बायस, तात्कालिकता पूर्वाग्रह। रीसेंसी बायस, ये क्या है? हम हाल की घटनाओं को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। अगर पिछले कुछ साल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए अच्छे रहे हैं तो हमें लगता है कि वो हमेशा अच्छे रहेंगे। हम भूल जाते हैं कि प्रदर्शन अक्सर औसत की ओर लौटता है, मीन रिवर्जन।
अच्छा, मतलब चीजें वापस नॉर्मल पर आती हैं। हाँ, 1990 के दशक के अंत में अमेरिकी लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक सबकी पसंद थे और जापानी स्टॉक को कोई पूछ नहीं रहा था। अगले दशक में कहानी पूरी तरह पलट गई। और नुकसान का डर, लॉस अवर्जन, लगता है वो भी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, इसे कहते हैं लॉस अवर्जन और मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष। स्टडी से पता चला है कि हमें नुकसान से होने वाला दुख उतने ही फायदे से होने वाली खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। हाँ, ये तो महसूस किया है। इस वजह से हम छोटी अवधि के नुकसान से इतना डरते हैं कि लंबी अवधि के बड़े फायदों का जोखिम नहीं उठा पाते। इसी से इक्विटी प्रीमियम पजल जुड़ा है। इक्विटी प्रीमियम पजल? हाँ, कि क्यों स्टॉक्स ऐतिहासिक रूप से बॉन्ड से इतना ज्यादा रिटर्न देते आए हैं, जबकि हम इंसान इतने जोखिम से बचते हैं। शायद इसलिए कि हम वॉलेटिलिटी को असली जोखिम यानी स्थायी पूंजी हानि समझ बैठते हैं। कहानी और ग्लैमर का भी अपना पूर्वाग्रह है, स्टोरी बायस या ग्लैमर बायस। अच्छा, कहानियों का। हाँ। हमें नई रोमांचक ग्रोथ कंपनियों की कहानियां सुनने में मजा आता है, अगला बड़ा खिलाड़ी खोजने का आकर्षण। जबकि सच ये है कि उबाऊ लगने वाले स्थापित वैल्यू कंपनीज, मतलब वैल्यू स्टॉक्स, अक्सर लंबे समय में बेहतर रिटर्न देती हैं। याद रखना जरूरी है, एक महान कंपनी हमेशा एक महान स्टॉक साबित नहीं होती, खासकर अगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। ये बहुत अहम बात है। और हम इंसान पैटर्न खोजने में माहिर है, पैटर्न सीकिंग, चाहे वो हो या ना हो। हाँ, कहीं भी पैटर्न ढूंढ लेते हैं। हम शेयर बाजार के मूवमेंट को सुपर बोल के विजेता से या बांग्लादेश में मक्खन के उत्पादन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सच तो यह है कि छोटी अवधि में बाजार की चाल ज्यादातर रैंडम होती है, कोई पैटर्न नहीं होता। अंत में मेंटल अकाउंटिंग, मानसिक लेखांकन। मेंटल अकाउंटिंग? हाँ, हम अपने निवेशों को अलग अलग खांचों में रखते हैं। ये विजेता वाला स्टॉक है, ये हारने वाला। हम किसी एक हारे हुए स्टॉक को बेचने से कतराते हैं, भले ही वो पूरे पोर्टफोलियो के लिए सही हो। हम पूरी तस्वीर नहीं देखते। बाप रे, ये तो पूरी लिस्ट है उन तरीकों की जिनसे हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो इनसे लड़ने का तरीका क्या है? इनसे बचें कैसे? देखिए, सबसे पहला कदम है इन प्रवृत्तियों को पहचानना, अपने अंदर भी और दूसरों में भी। दूसरा, एक अनुशासित निवेश प्रक्रिया बनाना और उस पर टिके रहना, भावनाओं को हावी न होने देना। अनुशासन, डिसिप्लिन। हाँ, इसका मतलब है पहले से तय करना कि आप कब खरीदेंगे, कब बेचेंगे, कब रीबैलेंस करेंगे, और फिर बाजार के शोर या अपनी भावनाओं के आधार पर उसे बदलना नहीं। सफल निवेश के लिए अनुशासन सर्वोपरि है। जैसा बर्नस्टीन कहते हैं, निवेश में थोड़ा बोरिंग होना अक्सर फायदेमंद होता है। बोरिंग इज गुड। ठीक है, तो हमने सिद्धांत समझ लिए, इतिहास से सबक सीख लिए और अपने मन की चालों को भी जान लिया। लेकिन अब निवेश अकेले नहीं करते, हम एक पूरे उद्योग, एक इंडस्ट्री के जरिए करते हैं। यहीं पर चौथा स्तंभ आता है, निवेश का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निवेश उद्योग, जिसमें ब्रोकर, म्यूचुअल फंड कंपनियां, वित्तीय सलाहकार और मीडिया शामिल हैं, ये सब एक व्यवसाय है, एक बिजनेस। और हर बिजनेस की तरह इसका पहला लक्ष्य पैसा कमाना है। ये लक्ष्य हमेशा निवेशक के हित में हो ये जरूरी नहीं। बर्नस्टीन कहते हैं कि ये समझना जरूरी है कि इस खेल के नियम क्या है और किसके हित कहाँ जुड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है। शुरुआत ब्रोकरेज फर्मों से करते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ब्रोकर उनकी मदद के लिए हैं, उन्हें सलाह देने के लिए। क्या ये सच है? यहाँ हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत स्पष्ट है। ज्यादातर ब्रोकरों की कमाई कमीशन से होती है, मतलब आप जितना ज्यादा खरीद फरोख्त करेंगे, जितना ट्रेड करेंगे, उनकी कमाई उतनी ज्यादा होगी। अच्छा। जबकि एक निवेशक के तौर पर आपका हित अक्सर कम ट्रेडिंग करने और लागत कम रखने में होता है। वॉल स्ट्रीट की एक पुरानी कहावत है, मजाक में, कि क्लाइंट के यार्ड कहाँ हैं? मतलब सारे यार्ड ब्रोकर्स के पास हैं। इशारा यही है। एक और बहुत बड़ी बात है फिड्यूशियरी ड्यूटी का ना होना। फिड्यूशियरी ड्यूटी? हाँ, विश्वासता जिम्मेदारी। अमेरिका में और कई देशों में ब्रोकर कानूनी रूप से आपके हितों को अपने हितों से ऊपर रखने के लिए बाध्य नहीं है, जैसे कि एक डॉक्टर या वकील होता है। अरे, ये तो बड़ी बात है। हाँ, उनका काम सलाह देना कम, बेचना ज्यादा है। सेल्स फोकस होता है। चार्ल्स मेरिल लिंच के संस्थापक, उनकी कहानी दिलचस्प है।
उन्होंने शुरुआत में अपने सलाहकारों को सैलरी पर रखा था ताकि वे निष्पक्ष सलाह दें। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन बाद में उद्योग के दबाव में उन्हें कमीशन मॉडल पर जाना पड़ा और उसने पूरी संस्कृति बदल दी। और लागतें, कॉस्ट्स, ये कितनी मायने रखती हैं? बहुत ज्यादा। शेयरों की खरीद बिक्री में स्प्रेड होता है, मतलब खरीद और बिक्री मूल्य का अंतर, कमीशन होता है और कई तरह की छिपी हुई फीस भी होती हैं। टेरेंस ओडीन और ब्रैड बार्बर के अध्ययनों ने दिखाया कि जो निवेशक सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं उनके पोर्टफोलियो पर इन लागतों का बोझ सालाना 4% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। 4%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये रिटर्न को बुरी तरह प्रभावित करता है। ठीक है, ब्रोकर से सावधान रहना है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या? वो तो निवेशकों के पैसे को मैनेज करने के लिए बने हैं, उनका हित तो जुड़ा होना चाहिए। जिनमें निवेश करने या निकालने पर आपको बिक्री शुल्क, सेल्स चार्ज या लोड देना पड़ता है। किताब में टेबल 10-1 इसकी तुलना दिखाता है। ये शुल्क सीधे ब्रोकर या एजेंट की जेब में जाता है। फंड के प्रदर्शन में इसका कोई योगदान नहीं होता। नो लोड फंड बेहतर विकल्प है। अच्छा, नो लोड फंड्स। वेरिएबल एन्युइटीज भी अक्सर बीमा एजेंटों द्वारा बेची जाती हैं। इनमें बहुत ऊंची फीस होती है। इंश्योरेंस चार्जेस, मोर्टेलिटी एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, फंड मैनेजमेंट फीस, बहुत कुछ। इनके टैक्स लाभ रिटायरमेंट खातों जैसे 401k या IRA में वैसे भी बेकार हो जाते हैं और लागत इतनी ज्यादा होती है कि शायद ही कभी ये फायदेमंद साबित हो। सबसे जरूरी बात है फीस, एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड की सालाना फीस भले ही 1% या 1.5% छोटी लगे, लेकिन लंबे समय में ये आपके रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा खा जाती है। कंपाउंडिंग का उल्टा असर। बिल्कुल। और याद रखें, फंड का मुख्य लक्ष्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा निवेशक का पैसा इकट्ठा करना, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM बढ़ाना, क्योंकि उनकी कमाई उसी पर आधारित होती है। फंड का प्रदर्शन अच्छा हो या बुरा, उनका पैसा बनता रहता है। फिडेलिटी के मशहूर सिलेक्ट टेक्नोलॉजी फंड का उदाहरण है कि कैसे निवेशक अक्सर गर्म फंड जो हाल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो उसमें तब पैसा डालते हैं जब वो अपने चरम पर होता है। फिर फंस जाते हैं। हाँ, और फिर जब प्रदर्शन गिरता है तो नुकसान उठाते हैं। ज्यादातर पैसा चोटी के पास ही आता है। तो क्या म्यूचुअल फंड्स में कोई अच्छा विकल्प है ही नहीं? सब ऐसे हैं? नहीं है। इंडेक्स फंड्स एक बेहतरीन विकल्प है। इंडेक्स फंड्स? हाँ, ये किसी बाजार सूचकांक जैसे निफ्टी 50 या S&P 500 की नकल करते हैं, मतलब स्टॉक चुनने की कोशिश नहीं करते। इसलिए इनकी मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है। जैक बोगल और वैनगार्ड कंपनी की कहानी प्रेरणादायक है। वैनगार्ड की अनोखी संरचना है, वो अपने फंड निवेशकों के स्वामित्व में है। अच्छा। हाँ, अ म्यूचुअल फंड कंपनी। इसलिए उसका लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि लागत कम रखना है। ये तो कमाल की बात है। ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी इंडेक्सिंग का एक और तरीका है, जो स्टॉक की तरह खरीदे बेचे जा सकते हैं। इनके अपने फायदे हैं, जैसे और भी कम व्यय अनुपात, टैक्स में थोड़ी ज्यादा कुशलता, और कुछ नुकसान भी हैं जैसे ब्रोकरेज कमीशन, बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है, तो इंडेक्स फंड्स और ETFs अच्छे विकल्प हो सकते हैं। हाँ। अब बात करते हैं वित्तीय मीडिया की। हाँ। अखबार, टीवी चैनल, वेबसाइट्स, क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं जो सलाह वहाँ मिलती है? जानी मानी लेखिका जेन ब्रायंट क्विन ने इसे फाइनेंशियल पोर्नोग्राफी कहा है। फाइनेंशियल पोर्नोग्राफी? हाँ, मतलब ऐसी सामग्री जो आकर्षक तो लगती है लेकिन असल में निवेशक के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होती। मीडिया अक्सर अगले बड़े स्टॉक, हॉट फंड मैनेजर या बाजार की भविष्यवाणी करने वाले गुरुओं पर फोकस करता है, लेकिन जैसा हमने देखा, ज्यादातर सफलता भाग्य का खेल होती है, स्किल का नहीं। मीडिया शायद ही कभी एकेडमिक शोध जैसे जर्नल ऑफ फाइनेंस में छपे लेख उनकी बात करता है, जिसमें निवेश की गहरी और ज्यादा विश्वसनीय समझ होती है। एक पूर्व म्यूचुअल फंड रिपोर्टर ने अपने लेख कन्फेशंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड रिपोर्टर में बताया था कि कैसे संपादक उन कहानियों को पसंद करते हैं जो फंड बेचती हैं, न कि उन तर्क संगत कम लागत वाली इंडेक्सिंग की सलाह देने वाली कहानियों को। और विडंबना ये है कि उसने बताया कि उसके कई साथी पत्रकार खुद इंडेक्स फंड में ही निवेश करते हैं। अरे वाह, ये तो आंखें खोलने वाली बात है। हाँ, बर्नस्टीन कहते हैं कि क्लेमेंस, ज़्विग, बर्न्स जैसे कुछ ही लेखक हैं जो लगातार निवेशकों के हित की और तथ्यों पर आधारित बातें लिखते हैं। रिलायबल सोर्सेज कम है,
तो इस चौथे स्तंभ का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि हमें हर चीज पर शक करना चाहिए, क्या किसी पर भरोसा ना करें? नहीं, शक करना नहीं, बल्कि जागरूक रहना है, अवेयर रहना है। समझे कि उद्योग कैसे काम करता है, किसके क्या प्रोत्साहन है, क्या इंसेंटिव्स हैं। अपनी लागतों को, अपनी कॉस्ट को जितना हो सके कम रखें, मिनिमाइज करें। सलाह के स्रोतों की विश्वसनीयता परखें। याद रखें, ब्रोकर आपका दोस्त नहीं है, वो एक सेल्स पर्सन है। और म्यूचुअल फंड कंपनी का हित हमेशा आपके हित से जुड़ा नहीं होता। ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। नॉलेज इज पावर। तो हमने चारों स्तंभों, सिद्धांत, इतिहास, मनोविज्ञान और व्यवसाय, इनकी काफी विस्तार से चर्चा की। इन सबको मिलाकर देखें तो एक निवेशक के लिए क्या रणनीति उभरती है? व्हाट्स द की टेकअवे? ये चारों स्तंभ मिलकर एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली रणनीति की ओर इशारा करते हैं। सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि जोखिम और रिटर्न कैसे जुड़े हैं और विविधता, डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। इतिहास हमें बाजार के चक्रों, साइकिल्स और मानवीय भावनाओं के एक्सट्रीम से आगाह करता है, यूफोरिया और डिप्रेशन। मनोविज्ञान हमें अपनी भावनात्मक कमजोरियों को पहचानने और अनुशासन, डिसिप्लिन रखने की जरूरत बताता है। और व्यवसाय का स्तंभ हमें सिखाता है कि लागतों को कम रखना और उद्योग के हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना कितना महत्वपूर्ण है। इन सबको मिला दें तो नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो व्यापक रूप से विविध हो, डाइवर्सिफाइड हो, जिसकी लागत बहुत कम हो, लो कॉस्ट हो और जिसे आप लंबी अवधि के लिए बनाए रखें, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बाजार के उतार चढ़ाव या अपनी भावनाओं के आधार पर बार बार बदलाव न करें। व्यवहार में ये अक्सर इंडेक्स फंड या ETFs के जरिए एक सरल एसेट एलोकेशन के रूप में सामने आता है। मतलब विभिन्न संपत्ति वर्गों जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट वगैरह में निवेश बांटना। किताब में बात के अध्याय पोर्टफोलियो बनाने के व्यावहारिक पहलुओं पर और विस्तार से जाते हैं, लेकिन ये चार स्तंभ उसकी मजबूत नींव है। फाउंडेशन। बिल्कुल, नींव मजबूत होनी चाहिए। तो संक्षेप में निवेश की ये चार स्तंभ, सिद्धांत, इतिहास, मनोविज्ञान और व्यवसाय, ये एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं, एक ढांचा। इन्हें समझना और अपने निवेश निर्णयों में इस्तेमाल करना ही एक सफल, अनुशासित और शांत निवेशक बनने की कुंजी है। The key। मुख्य संदेश शायद यही है, और ये सरल लेकिन गहरा है। निवेश में असाधारण सफलता के लिए आपको असाधारण बुद्धि, कोई गुप्त जानकारी या अविश्वसनीय भाग्य की जरूरत नहीं है। जरूरत है बुनियादी सिद्धांतों की समझ, भावनात्मक अनुशासन और दृढ़ता की। Persistence। जैसा कि वैनगार्ड के संस्थापक जॉन बोगल का मशहूर वाक्य है, स्टे द कोर्स। Stay the course। हाँ, यानी अपनी सोची समझी रणनीति पर टिके रहें। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बहुत बढ़िया। Stay the course। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। इन चारों स्तंभों, खासकर इतिहास जो दिखाता है कि हर दौर की अपनी सोच होती है, और मनोविज्ञान जो दिखाता है कि हम कैसे भीड़ के साथ चलते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आज की कौन सी निवेश संबंधी आम धारणा है, कन्वेंशनल विजडम, जो आपको लगता है कि 20-25 साल बाद अगली पीढ़ी को मूर्खतापूर्ण या गलत साबित हो सकती है? सोचने वाली बात है ना।